नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MPA, हिंदी हिंदी MPA 001 प्राकृतिक आपदाओं को समझना। MPA 001 प्राकृतिक आपदाओं को समझना। इकाई -1 प्राकृतिक आपदाओं का समझना। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप प्राकृतिक आपदाओं के अर्थ और उनके स्वरूप को समझ सकेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्रीय और मौसमी आधार पर वर्गीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का विवेचन कर सकेंगे और आपदाओं का न्यूनीकरण करने के प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। प्राकृतिक आपदाएं अक्सर अकस्मात और तीव्र होती है। इनके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में तबाही, नुकसान और मौतें हो जाती हैं, जिससे सामान्य जीवन में और विकास की प्रक्रिया में बाधा आती है। बढ़ती हुई जनसंख्या और विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों ने लोगों को संवेदनशील इलाकों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं का परिमाण, आवृत्ति और आर्थिक प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भूजलवायु संबंधी स्थितियां भारतीय क्षेत्र को विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील बना देती हैं। सभी प्राकृतिक आपदाओं में से 60% आपदाएं बाढ़ और तूफानी हवाओं के कारण आती हैं। उपमहाद्वीप के मुख्य भाग का 54% भाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है, जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर, जो कि देश का 12% भाग है, आवधिक बाढ़ के लिए संवेदनशील है। उदाहरण के लिए केवल गुजरात के तीव्र भूकंप जनवरी 2001 के कारण 500 करोड़ रुपए राहत और पुनर्निर्माण पर व्यय हुए। नई आपदाओं के संकट भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि दिसंबर 2004 की सुनामी आपदा भी एक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा थी। इस इकाई में हम प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ और उनके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके प्रभावों पर भी प्रकाश डालेंगे। भारत में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हम उनके क्षेत्रीय और मौसमी आधार पर वर्गीकरण के विशेष संदर्भ में उनके प्रकारों की व्याख्या करेंगे। अंत में हम इन प्राकृतिक आपदाओं का शमन करने के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। 1.2 प्राकृतिक आपदाएं, अर्थ और स्वरूप। प्राकृतिक आपदा किसी तात्कालिक तीव्र घटना के कारण हो सकती हैं, अथवा वह लंबी अवधि तक चलने वाली उन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होती हैं जो मनुष्य के जीवन की संस्थापित सामाजिक, परंपरागत और आर्थिक पद्धतियों को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परिभाषा इस रूप में दी है: ऐसी घटनाएं जो अचानक होती है, अथवा ये ऐसे बड़े दुर्भाग्य हैं जो मनुष्य के आधारभूत ढांचे और समाज समुदाय के सामान्य कार्यकलापों को विघटित कर देते हैं। आज आपदा शब्द सामान्यतः अत्यधिक तीव्र घटना का संकेत देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, चाहे वह प्राकृतिक अथवा मानवनिर्मित हो। ऐसी आपदाएं जनहानि, संपत्ति, आधारभूत संरचनाओं, अनिवार्य सेवाओं और जीविका उपार्जन के साधनों को उस सीमा तक क्षतिग्रस्त कर देती है कि उस स्थिति का सामना करना प्रभावित लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बिना सहायता के प्रभावित समुदायों के पास इसका सामना करने की सामान्य क्षमता नहीं होती। संकट की स्थिति तब आपदा की घटना में परिवर्तित हो जाती है जब प्रभावित समुदायों, जिला अथवा राज्य अथवा देश को आपदा की स्थिति और उसके बाद की स्थितियों से निपटने के लिए तुरंत और लंबी अवधि तक दी जाने वाली सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती हो। इस तरह एक आपदा संकट की उस स्थिति की पराकाष्ठा होती है जहां उसका प्रभाव समुदाय की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी, से अत्यधिक बढ़ जाता है। अधिक स्पष्ट रूप से संकट को आपदा की पूर्वस्थिति के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें कुछ आपदा का खतरा हो। वास्तव में संकट प्राकृतिक घटना अथवा मानवनिर्मित घटनाओं के कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार आपदाएं भी प्राकृतिक अथवा मानवनिर्मित हो सकती है।
मानवनिर्मित आपदाएं पाठ्यक्रम 2 में शामिल की जाएंगी और यहाँ पर हम केवल प्राकृतिक आपदाओं का ही अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि आपदा की गंभीरता का आकलन जीवन की सामान्य जीवन पद्धति में हुई क्षति के आधार पर किया जाता है, जैसे संपत्ति और जीवन की हानि, घाटे, कष्ट और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। समुदाय की आवश्यकताएं विशेष रूप से आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सीय सहायता और सामाजिक देखभाल, आधारभूत संरचनाओं, भवनों और संचार साधनों की क्षति और पुनर्वास की आवश्यकताएं। प्रभावित समुदाय के कष्ट साधारणतः गरीबी, अधिक जनसंख्या घनत्व, कमजोर ढांचा, नदी, समुद्र और पहाड़ों की समीपता, समुदाय के बीच सहयोग की कमी और अक्षम शासन से बढ़ जाते हैं। 1.3 भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। खंड 1.1 में जैसे पहले ही बताया गया है कि भारत की अनन्य भू जलवायु संबंधी स्थिति देश को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। भारत उपमहाद्वीपीय आकार का एक बड़ा प्रायद्वीप है। यह 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और इसके चौथी ओर हिमालय पर्वत है, जिसमें विश्व के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत स्थित है। यही कारण है कि भारत को भूवैज्ञानिक, समुद्री अथवा जलवायु संबंधी विभिन्न विनाशकारी डिजास्ट्रस घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हम भारत में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को उनके उद्गम के आधार पर निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं। हवा और अथवा जल संबंधी प्राकृतिक आपदाएं, विंड एंड और वाटर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स, बाढ़, फ्लड्स, सूखा, ड्राउट, चक्रवात, साइक्लोन, सुनामी। जलवायु संबंधी आपदाएं, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, उष्णता और शीत लहरें, हीट एंड कोल्ड वेव्स। ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र तल का ऊपर उठना, सी लेवल राइज, ओजोन अवक्षय, ओजोन डिप्लीशन। पर्वतीय क्षेत्र संबंधी आपदाएं, माउंटेन एरिया डिजास्टर्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, हिम अवधाय, स्नो एवलांच। भूवैज्ञानिक आपदाएं, जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, भूकंप, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरुप्लियन। यह प्राकृतिक आपदाओं का व्यापक वर्गीकरण है, यद्यपि इसका भिन्न वर्गीकरण भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुनामी को भूवैज्ञानिक मूल का माना जा सकता है, परंतु उसे उपर्युक्त वर्गीकरण में जल संबंधित श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसके विनाशकारी प्रभाव बड़ी समुद्री लहरों के कारण होते हैं। इन सभी घटनाओं की व्याख्या और चर्चा इस पाठ्यक्रम के आगे आने वाली इकाइयों में की जाएगी। फिर भी इस प्रारंभिक अवस्था में भूवैज्ञानिक आपदाओं से आरंभ करते हुए इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। 1. भूकंप, पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक होने वाली भूवैज्ञानिक घटना के परिणामस्वरूप लहरें उत्पन्न होती हैं, जो दूर और व्यापक क्षेत्र तक जाती हैं और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिजीय कंपन पैदा करती है। इस क्रिया के कारण होने वाली गति के परिणामस्वरूप विनाश होता है। भूकंप के प्रभाव की गंभीरता भूकंप के परिमाण पर निर्भर करती है, जो उस स्थल पर भूकंप द्वारा निमुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है, जहां पृथ्वी की सतह के नीचे यह भूवैज्ञानिक घटना घटी है। भूकंप अचानक होते हैं और अभी तक ऐसी कोई भी भरोसेमंद तकनीक नहीं है जिस पर इन भूकंपों के पूर्वानुमान के लिए निर्भर किया जा सके। भारत देश भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और भारत में कई गंभीर भूकंप आए हैं। भूकंप जो निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। मुखी का वर्णन पृथ्वी की सतह पर एक निकासद्वार अथवा चिमनी के रूप में किया जा सकता है। यह निकास और पृथ्वी की पपड़ी की गहराई में मैग्मा नामक पिघली हुई शैल रॉक के संग्रहण से होता है। ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी हमेशा लावा, भाप अथवा धुआं निष्कासित करते रहते हो। बहुत से ज्वालामुखी कई दशकों अथवा उससे भी अधिक समय से शयन अवस्था में रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के पूर्वानुमान के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि लघु अवधि के पूर्वानुमान उद्गार के कुछ घंटों अथवा दिनों से पहले ज्वालामुखी मॉनिटर करने की तकनीकों से पूर्व सूचित किए जा सकते हैं। भारतीय क्षेत्र में नारकोंडम और बैरन द्वीप केवल 2 ही ज्वालामुखी है जो अंडमान में स्थित हैं।
ये दोनों ही शयन अवस्था में है। हालांकि बैरन द्वीप ज्वालामुखी कभी-कभी कुछ धुआं और ताप निष्कासित करता है और फिर शयन अवस्था में चला जाता है। बहरहाल ज्ञात भूतकाल में इन ज्वालामुखियों से किसी भी गंभीर क्षति का प्रमाण नहीं मिला है। इस तरह भारत ज्वालामुखियों से अधिक प्रभावित नहीं हुआ है। फिर भी अन्य देश जैसे इटली, जापान, मैक्सिको, इंडोनेशिया और आइसलैंड ज्वालामुखियों से बहुत अधिक प्रभावित है। 3 भूस्खलन 15 बीएफए भूस्खलन की परिभाषा ढलान में शैल, मलबे अथवा पंख के संहति संचलन मास मूवमेंट के रूप में की जा सकती है और इसमें गति की व्यापक रेंज शामिल होती जहां एक बड़ा भूभाग गुरुत्व के प्रभाव के अंतर्गत गिरता है, सरकता है और प्रवाहित होता है। ये भारी वर्षा के तूफानों, भूकंपों और ज्वालामुखी उद्गार के गौण प्रभाव से भी घटित होते हैं। लगभग इन सभी मामलों में भूस्खलन में अचानक अथवा मंद गति से होने वाले ऐसे परिवर्तनों से घटित ढलान पर शैलों अथवा वनस्पति की संरचना एवं संगठन से होते हैं, जिनसे परिवर्तन स्वरूप मिट्टी अथवा शैल ढीली हो जाती है और जो भारी वर्षा अथवा पृथ्वी की सतह के कंपन जैसी घटनाओं से सरकने लगती है। भूस्खलन भूमि की खराब स्थितियों, भूआकृतिक घटना, भारी वर्षा, भूकंप अथवा नदियों द्वारा ढलानों के आधार के नीचे की भूमि के कटाव और अक्सर वर्षा के भारी दौर में बाधित जल निकास से हो सकते हैं। ये साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमालय और पश्चिमी घाटों में अधिक होते हैं, जहां वे आधारभूत संरचनाओं, कृषि और आवासीय क्षेत्रों को नष्ट कर देते हैं और परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति की बहुत क्षति होती है। साथ ही यह अगम्य क्षेत्रों में अनिवार्य सड़कों को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक 4 हिम अवधाव। एक अवधाव की परिभाषा उस घटना के रूप में दी जा सकती है जिसमें बर्फ, हिम, शैल अथवा अन्य सामग्री की एक वृहद संहति पर्वत के एक ओर से नीचे अथवा किसी खड़ी चट्टान के ऊपर तीव्र गति से प्रेरित होकर अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु को कुचल देती है। अवधाय तब शुरू होता है जब बर्फ, हिम और शैल की वृहद संहति पृथ्वी की ढालू सतह के घर्षणात्मक रोधन को पराजित कर देती है और यह पराजय या तो वर्षा के कारण, बर्फ के पिघलने से अथवा किसी भी प्रकार के कंपन से हो सकती है। भूस्खलन और अवधाव पर्वतीय क्षेत्रों की घटनाएं हैं और एक प्रकार से इनके प्रभाव में बहुत कुछ समान हैं। इनमें मूल अंतर यह है कि भूस्खलन में शैल, मिट्टी और पंख की गति निहित है, जबकि अवधाव में हिम, बर्फ और चट्टान भूस्खलन छोटी पहाड़ियों अथवा चट्टानी बलानों पर हो सकता है, परंतु अवधाय ऊंचे पर्वतों पर जहां हिम की अत्यधिक मात्रा होती है वहीं होता है। 4 सुनामी। यह एक जापानी शब्द है जो समुद्र के नीचे हुए भूकंप के कारण उत्पन्न समुद्री लहरों के लिए प्रयुक्त होता है। ये लहरें समुद्र के नीचे अथवा तटीय भूकंपीय गतिविधि अथवा ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न हो सकती है। इसका जो भी कारण हो, इससे समुद्री जल तीव्र और अचानक संचलन के कारण अंततः अत्यधिक विनाशी शक्ति के साथ बहुत लंबी दूरी तक भूमि पर सब अस्तव्यस्त कर देता है। यह ध्यान देने की बात है कि जब तट पर जल की ऊंची लहरों की मार पड़ती है तो खुले समुद्र पर कोई खास लहरें नहीं होती, इसलिए खुले समुद्र पर जहाज प्रभावित नहीं होते। अधिकांश मामलों में सुनामी समुद्र के नीचे हुए भूकंप के बाद के प्रभाव के रूप में घटित हो सकती है, जिसके कारण समुद्र की सतह की आकस्मिक ऊर्ध्वाधर गति ऐसी लहरें उत्पन्न करती है जो समुद्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ती जाती है। ये लहरें जैसे ही भूमि के करीब आती हैं, उनकी गति तो कम हो जाती है परंतु ऊंचाई बढ़ जाती हैं। ये तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक विनाशकारी हो सकती है, जैसा कि दिसंबर 2004 में विध्वंसक सुनामी के दौरान देखा गया था। 6 चक्रवात। विनाशी हवाएं और प्रचुर वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लक्षण होते हैं जो बाढ़ लाते हैं। ऐसे तूफानों में हवाएं 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक गति से बह सकती है। इस तरह की तेज हवाओं के जोर से समुद्र का जल चक्रवात के पहले ही तट की ओर गति करते हुए संचित हो जाता है। जब चक्रवात तट पर प्रहार करता है
तब संचित समुद्री जल का विशाल जमावड़ा विशालकाय समुद्री लहरों के रूप में, जिसे तूफानी महोर्मी सर्ज कहते हैं, तट से टकराता है और ऐसी समुद्री लहरों की ऊंचाई 10 मीटर के क्रम में हो सकती है। मूसलाधार वर्षा और तेज हवाओं के साथ तूफानी लहरें तट तथा उसके रास्ते में आने वाले द्वीपों को व्यापक क्षति पहुंचाती है। चक्रवातों से जीवन और संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न होता है। भारत में इन तूफानों को चक्रवात कहते हैं। विश्व के दूसरे भागों में इनकी दूसरी नामावली है, जैसे यह अमेरिका में हरिकेन, हरिकेन्स और जापान में टाइफून, टाइफून्स कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेज हवाओं वाली पद्धतियां है जो उत्तरी अर्धगोलक गोलार्ध में निम्न दाब के क्षेत्रों के आसपास प्रतिदक्षिणावर्त रूप में और दक्षिणी अर्धगोलक गोलार्ध में दक्षिणावर्त रूप में चक्कर काटता है। यह खुले समुद्र के ऊपर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं, जहां समुद्री सतह का तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस होता है। उष्ण समुद्री तापमान, उच्च आपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडलीय अस्थिरता और भूमध्य रेखा से कम 4 से 5 अंश के अक्षांश की दूरी चक्रवात बनने के लिए आवश्यक वायुमंडलीय और समुद्री स्थितियां होती है। भारत में चक्रवात के 2 मौसम होते हैं। पहला मानसून से पहले अप्रैल और मई, और दूसरा मानसून के बाद अक्टूबर और नवंबर। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनते हैं। चक्रवात सामान्यतः पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, इसलिए भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा चक्रवात के प्रति अधिक संवेदनशील है। विल बाढ़ जल के संचय अथवा आप्लावन की ओर संकेत करती है। दूसरे शब्दों में, यह जल के अंतःप्रवाह और बाह्य प्रवाह के बीच उत्पन्न हुए असंतुलन का परिणाम है। भारी वर्षा, बांधों की विफलता, तीव्र गति से बर्फ पिघलने, नदी के प्रवाह अथवा जलाशयों के फूटने से भी बाढ़ आ सकती है। बाढ़ से भारी क्षति और चोटें लग सकती हैं तथा खाद्य पदार्थों की कमी और पेयजल की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है और लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। भारत में विशेषकर चक्रवात तथा मानसून के मौसम में बाढ़ अधिक आती है। मुंबई में जुलाई 2005 में बाढ़ से आई आपदा की याद आज भी ताज़ा है। बाढ़ 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आकस्मिक बाढ़, नदी की बाढ़ और तटीय बाढ़। आकस्मिक बाढ़ सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में घटित होती है, जहां सीमित क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा का पानी अस्थायी रुकावट के कारण रुक जाता है, और जब रुका हुआ पानी अचानक छोड़ा जाता है तो आकस्मिक बाढ़ आती है और तबाही मचाती है। नदी की बाढ़ भारी वर्षा, हिम के पिघलने और कम तीव्रता के तूफानों से जल के भारी अंतर्वाह के कारण आती है। नदी के किनारों में उसकी क्षमता से अधिक जल के भारी अंतःप्रवाह, नदी के किनारों के कटाव और नदी के तल में गाद भर जाने से मुख्य नदी और उपनदियों में साथ साथ बाढ़ आने से ज्वार भाटा और पश्चजल प्रवाह के प्रभाव भी नदी में बाढ़ लाते हैं। तटीय बाढ़ सुनामी अथवा चक्रवात से उत्पन्न भारी वर्षा और चक्रवात के साथ जुड़ी हुई तूफानी लहरों के कारण भी आती है। यह स्थिति उच्च ज्वार भाटा के कारण और भी गंभीर हो जाती है। उच्च ज्वार भाटा के समय तटीय नदियों में समुद्री जल पीछे की ओर बहता है। इस पश्च प्रवाह के कारण तटीय बाढ़ आती है, इसलिए यह जल खारा होता है। तूफानी लहरों से उत्पन्न बाढ़ का पानी भी खारा होता है और इसलिए यह अधिक संक्षारक होती है। 8 सूखा किसी क्षेत्र में असामान्य दीर्घ अवधि तक पानी की उपलब्धता में अस्थायी कमी से होता है। सूखे का प्रभाव पानी की कमी पर आधारित होता है, जिसका प्रभाव विनाशकारी और लंबी अवधि के लिए दिखाई देता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव महीनों और कुछ मामलों में वर्षों तक बना रहता है। यह मंद गति से आरंभ होने वाली घटना है। सूखे के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। मौसम के कारण सूखा,
जब किसी क्षेत्र में मासिक अथवा मौसमी वर्षा सामान्य से काफी कम होती है। जलीय सूखा जब किसी क्षेत्र में जल की कमी के फलस्वरूप सतही जल स्रोतों में उपलब्ध जल में कमी हो जाती है और जल स्तर भी घट जाता है तो वहां जलीय सूखा पड़ जाता है। यह बताना आवश्यक होगा कि लंबी अवधि तक पड़ने वाला मौसम संबंधी सूखा जलीय सूखा उत्पन्न कर देता है। कृषि संबंधी सूखा जब पानी की कमी से फसलों में आंशिक अथवा पूरी क्षति हो जाती है और वह कृषि सक्रियता को बुरी तरह प्रभावित करती है, उस स्थिति को कृषि सूखा कहते हैं। सूखा सामान्यतः विषम जल संतुलन अथवा कृषि, पशुधन अथवा मानव जनसंख्या की सामान्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में जल की कमी से उत्पन्न होता है। यह उन क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां सामान्यतः पर्याप्त नमी स्तर और पर्याप्त वर्षा होती है। सूखा अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन की क्षति, उच्च तापमान और मिट्टी की निम्न धारण क्षमता के कारण भी हो सकता है। लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे से शुष्कता हो जाती है अथवा जब असाधारण रूप से सूखी मिट्टी किसी भी जैविक, वनस्पति अथवा जीव गतिविधि पोषित करने में अक्षम हो जाए तो ऐसे सूखे से मरुस्थल निर्माण भी हो सकता है। 9 उष्णता लहर और शीत लहर। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये किसी क्षेत्र में कुछ सप्ताह अथवा कई दिनों तक की लंबी अवधि में सतही हवा के अत्यधिक तापमान का दौर होती है। जब किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी दिन गर्मी के मौसम जैसे मार्च से जून में तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है तो उससे उष्णता लहर तो उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से सर्दी के मौसम में जब न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम हो जाता है तो शीत लहर उत्पन्न होती है। ये दोनों ही परिदृश्य मौसम की अत्यधिक तीव्र घटनाएं होती है जो इस मौसम के कारण अत्यधिक बेचैनी, बीमारी, महामारी और मृत्यु का कारण बनती है। 3 ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य में वृद्धि से रात में पृथ्वी की सतह का शीतलन मंद हो जाता है और इससे विश्व में लगभग सब तरफ न्यूनतम तापमान में सुबह के तापमान वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि की घटना होती है। हालांकि वायुमंडल ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि अधिकांशतः मानव गतिविधियों से होती है, तथापि ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में किया जाना उपयुक्त होगा, क्योंकि यह सामान्यतः वायुमंडल को आवृत करता है तथा इसकी प्रकृति विश्वव्यापी है तथा उसका प्रभाव भी स्थानीय अथवा क्षेत्रीय मानव गतिविधि के बावजूद विश्वव्यापी होता है। यही तर्क समुद्री तल में वृद्धि और ओजोन अवक्षय को प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी के अंतर्गत मानने के लिए लागू होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण न केवल रात में पृथ्वी की सतह में कम शीतलन होगा, बल्कि ताप की रुकावट और उस रुकावट के कारण वायुमंडल भी गर्म हो जाएगा। इन सभी पहलुओं पर बाद में इकाई 18 में चर्चा की जाएगी। 11 समुद्र तल का ऊपर उठना। पृथ्वी के औसत तापमान में किसी भी वृद्धि के दो प्रभाव होते हैं। पहला, ध्रुवों और पर्वतों की चोटियों पर बर्फ और ग्लेशियर्स अधिक मात्रा में पिघलने लगते हैं और परिणामस्वरूप समुद्र और नदियों में जल की वृद्धि हो जाती है। दूसरा, बढ़े हुए तापमान के कारण समुद्रीय जल के आयतन में प्रसार हो जाता है। इन दोनों ही कारणों से समुद्र व महासागरों में जल स्तर बढ़ जाता है, जो अंततः तटीय और द्वीप निवासियों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है और उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्रभावित करता है। वास्तव में समुद्र तल में वृद्धि से तटीय क्षेत्र और कई द्वीपों के अस्तित्व तक का खतरा रहता है। 12 ओजोन अवक्षय। ओजोन ऑक्सीजन का आइसोटोप है। इसका सृजन निम्न समताप गोलार्ध में होता है, जहां पर निम्न वायुमंडलीय दाब की स्थितियों के अंतर्गत सूर्य की किरणों में उपस्थित पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणु को परमाणुविक ऑक्सीजन में विभाजित कर देता है, जो ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर ओजोन निर्मित करती है। पराबैंगनी विकिरण ओजोन अणु को सामान्य ऑक्सीजन के अणु और परमाणुवीय ऑक्सीजन में विभाजित कर देती हैं। इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है
और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लगभग 20 किमी। पृथ्वी के ऊपर ओजोन के अधिकतम घनत्व के साथ ओजोन की परत का सृजन करती रहती है। यह प्रक्रिया सूर्य की किरणों से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के एक बड़े भाग को अवशोषित कर लेती है और इस तरह पृथ्वी में निवास करने वाले मनुष्यों, जंतुओं और वनस्पति जीवनों को पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। फिर भी पृथ्वी पर प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक केमिकल ऊपरी वायुमंडल में क्लोरीन गैस छोड़ते हैं, जहां कम तापमान और अंधेरे की कुछ स्थितियों में रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्लोरीन परमाणुवीय ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है, जिसके परिणामस्वरूप ओजोन का निर्माण कम हो जाता है और इस तरह ऊपरी वायुमंडल में तथाकथित ओजोन परत का घनत्व कम हो जाता है। ओजोन अवक्षय की इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो जाता है कि सूर्य की किरणों में उपस्थित पराबैंगनी विकिरण ओजोन परत में कम से कम मात्रा में अवशोषित होता है, जिससे पृथ्वी की सतह पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अधिक पराबैंगनी विकिरण पहुंचता है। ओजोन की यह संपूर्ण प्रक्रिया और उसके प्रभाव उपरोक्त साधारण वर्णन से बहुत अधिक पेचीदा है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ओजोन का अवक्षय रोकने में सार्थक सफलताएं प्राप्त हुई हैं। ये सभी पक्ष इकाई 20 में विस्तार से चर्चित किए जाएंगे, जिसमें पूर्णतः ओजोन अवक्षय पर ही अध्ययन होगा। 1.4 भारत में आपदाओं की स्थिति क्षेत्रीय तथा मौसमी। जैसा कि पिछले खंड के प्रारंभ में पहले ही बताया जा चुका है कि भारत सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, सिवाय ज्वालामुखी उद्गार के संभावित अपवाद के, जिसके बारे में भी संतोष नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न क्षेत्रों, अनन्य और परिवर्तनशील जलवायु, भौगोलिक और भूवैज्ञानिक स्थितियों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तीव्रताओं के साथ घटित होती हैं। इसलिए भारत में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और मौसमी पहलू होता है। इकाई के इस भाग में हम देश में प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्रीय और मौसमी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भूकंप स्वतः ही अपने आप में आपदा का एक प्रकार है, यद्यपि वे भी हिमालय की पट्टी, कच्छ, सुंदरबन, अंडमान और निकोबार द्वीपों के अधिक संवेदनशील होने तथा देश के प्रायद्वीपीय भाग के कम संवेदनशील होने की क्षेत्रीय रूपरेखा प्रदर्शित करते हैं। तथापि वे मौसमी रूपरेखा प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि बड़ा सहज कारण है कि यह घटना जलवायु संबंधी नहीं है। 1 भारत की क्षेत्रीय आपदा रूपरेखा प्रोफाइल। उत्तरी भारत में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र और हिंदगंगीय मैदानी क्षेत्र आता है। इसकी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं, जिसमें कुछ ऊंची पर्वतीय श्रृंखलाएं और बारहमासी नदियां हैं। इसकी उत्तरी सीमा दो मुख्य विवर्तनिक प्लेटों, भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट के टकराने का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनेक भूवैज्ञानिक अंश भी हैं। उत्तर भारत की विशेषता गर्मी, ठंड और वर्षा के मौसम का दौर है और ये विशिष्टताएं लंबे चौड़े क्षेत्र में परिवर्तनशील हो सकती हैं, जिससे असाधारण स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इन विशिष्ट भौगोलिक, जलवायु संबंधी और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के फलस्वरूप उत्तर भारतीय राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में भूकंप, भूस्खलन, अवधाव, सूखा, बाढ़, उष्णता एवं शीत लहरों जैसी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय की स्थिति और जलवायु ऐसे हैं कि इन राज्यों में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सूखे की घटनाएं घटित होती हैं। पश्चिम बंगाल चक्रवात से भी प्रभावित हो सकता है। देश के मध्य भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में समय और स्थान दोनों के संदर्भ में अत्यधिक परिवर्तनशील वर्षा होती है, इसलिए बाढ़ और सूखा इस क्षेत्र की प्रमुख आपदाएं हैं। उड़ीसा और गुजरात में चक्रवात से भारी तबाही होती है। यद्यपि गोवा और महाराष्ट्र में चक्रवात का रोष देखने को नहीं मिलता,
फिर भी वहां पर पश्चिमी घाटों की स्थलाकृति और अवदाब के संयुक्त प्रभाव के कारण भारी और अत्यधिक भारी वर्षा से काफी तबाही होती है, जिससे भूस्खलन भी घटित हो जाता है। अभी हाल ही के वर्षों में उड़ीसा में उष्णता लहर से भी बहुत तबाही हुई है। प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल मुख्यतः चक्रवात, बाढ़ और सूखे से तबाही होती है। हालांकि केरल में चक्रवात की घटनाएं नहीं होती, परंतु वहां पर बाढ़ और सूखे के अतिरिक्त भूकंप और भूस्खलन से काफी तबाही होती है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्रों में अधिक वर्षा नहीं होती और इसलिए यह क्षेत्र अक्सर सूखे की स्थितियों से पीड़ित रहता है। द्वीपों के समूह जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप भूकंप, भारी वर्षा और कभी-कभार के चक्रवातों के प्रति संवेदनशील पाए गए हैं। अंडमान में दो सुप्त अवस्था के ज्वालामुखी नारकोंडम और बैरन द्वीप है, जिसमें से बैरन द्वीप का ज्वालामुखी कभी-कभी अल्प अवधि की मंद गतिविधि प्रदर्शित करता है, पर अभी तक हानिकारक साबित नहीं हुआ है। लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीप है और ये समुद्री तल से कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर हैं। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप समुद्र तल में महत्वपूर्ण वृद्धि की घटना इन द्वीपों के लिए तबाही का कारण हो सकती है। यदि कभी भविष्य के दशकों में, जो अनिश्चित है, समुद्र तल के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, तो यह ऊपर उठता सागर भारत की लंबी तटीय रेखा के लिए तबाही का कारण हो सकता है। ये भारत के कुछ बड़े बड़े महानगर जैसे कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, जो आज के अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक महानगर हैं, के लिए हानिकारक हो सकती है। दिसंबर 2004 में सुनामी से देश की संपूर्ण तटीय रेखा, विशेषकर पूर्वी तट, इस गंभीर आपदा के प्रति संवेदनशील हो गई थी। ऐसी घटनाएं बहुत कम घटित होती हैं, परंतु अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भारत में मौसमी आपदा की स्थिति। जलवायु दृष्टिकोण से भारत में निम्नलिखित 4 स्पष्ट मौसम होते हैं। शीत का मौसम ऋतु दिसंबर, जनवरी और फरवरी। वर्षा पूर्व अथवा ग्रीष्म जलवायु का मौसम मार्च, अप्रैल और मई। वर्षा का मौसम मानसून जून से सितंबर। वर्षा के बाद का मौसम अक्टूबर-नवंबर। अब हम भारत के विभिन्न भागों में मौसम के अनुसार घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे, परंतु इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुनामी और भूकंप के घटित होने का कोई मौसम नहीं होता और वे कभी भी किसी भी समय घट सकते हैं। शीत ऋतु दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इन महीनों में हिमालय पर्वतों में बहुत अधिक वर्षा और बर्फ गिरती है, जिसे मौसम की घटना अथवा पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इस मौसम में वर्षा के साथ तूफानी हवाएं चलती हैं, जो कभी-कभी बहुत अधिक भारी और तेज होती है। इसलिए उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हिम अवधान और भूस्खलन की अधिक संभावना रहती है। इस शीत ऋतु में वर्षा के दौर के बाद साधारणतः 1 या 2 शीत लहरें भी आती है। भारी मात्रा में कोहरा, जो कभी-कभी एक साथ कई दिनों तक रहता है, विमानन के लिए संकट उत्पन्न करता है और ओले उत्तर भारत के मैदानी भाग के बागों और फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। वर्षा पूर्व अथवा ग्रीष्म ऋतु का मौसम मार्च से मई। इस मौसम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात बनने लगते हैं और वे पश्चिम की ओर अथवा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। इस तरह पूर्वी तट चक्रवातों तथा उनके साथ आने वाली तूफानी लहरों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। चक्रवात जो अरब सागर में उठते हैं, वे पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हैं। इस प्रकार वे पश्चिमी तट पर नुकसान तो नहीं पहुंचाते, परंतु अरब सागर में तेल अनुसंधान संस्थानों के लिए गंभीर स्थिति का खतरा उत्पन्न कर देते हैं। यदि चक्रवात पुनः मुड़ जाते हैं, तो चक्रवात से गुजरात बुरी तरह प्रभावित होगा और राजस्थान में भारी वर्षा और कभी-कभी बाढ़ भी आ सकती है। वर्षा ऋतु का मौसम जून से सितंबर। सामान्यतः यह सारे देश के लिए बाढ़ का मौसम होता है और जहां भी मानसून अधिक सक्रिय हो जाती है, वहीं बाढ़ आ जाती है। इसके विपरीत वे क्षेत्र जहां मानसून कमजोर होता है, इस मौसम में सूखा पड़ जाता है।
जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्वी राज्यों तक हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में आमतौर पर भूस्खलन होता है। इस मौसम में केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में और पश्चिमी घाटों में भी भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं। वर्षा ऋतु के बाद का मौसम अक्टूबर और नवंबर, यह फिर चक्रवात का मौसम होता है, जब चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं और वर्षा पूर्व मौसम की भांति ही पश्चिमी अथवा उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हैं, परंतु वर्षा पूर्व मौसम की तुलना में वर्षा के बाद के मौसम में चक्रवात की गतिविधि साधारणतः अधिक सुस्पष्ट होती है। इस मौसम में दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तटीय क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में उत्तर पूर्वी मानसून से पर्याप्त वर्षा होती है और इसलिए यह क्षेत्र बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील रहते हैं। 1.5 आपदाओं के प्रभाव। यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक आपदाओं का आपदा घटने के स्थान और उस स्थान पर निवास करने वाले मनुष्यों पर भयंकर प्रभाव पड़ता है। इन आपदाओं का विकासशील देशों में बहुत दुष्प्रभाव होता है, जहां जनसंख्या बहुत अधिक होती है और आधारभूत ढांचा कमजोर होता है तथा सहायता पद्धतियां अपर्याप्त होती है। आपदाओं से न केवल बहुत क्षति होती है, परंतु इससे मनुष्यों और पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। खाद्य स्रोत नष्ट हो जाते हैं, बीमारियों और महामारियां फैल जाती हैं, इससे बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु इन सबसे प्रभावित समुदाय, राज्य अथवा देश के जीवन की संपूर्ण क्रिया लंबे समय तक अस्तव्यस्त हो जाती है। इस प्रकार दरिद्र एवं उत्साहहीन समुदाय के वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में भौतिक, वित्तीय और प्रेरणात्मक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अधिकांश आपदाएं अचानक अथवा अल्पकालिक चेतावनी के बाद घटती है और इनके प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्यों के घरों, उपकरणों, फसलों, आधारभूत ढांचों, पुल और सड़कें और मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। कुपोषण, बीमारियों और प्रवासन समस्याएं इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। व्यक्तियों को राहत के लिए दी जाने वाली आपातकालीन सहायता की लागत, शरणार्थी लोगों की देखभाल, बाढ़ के बाद सफाई कार्य अथवा भूस्खलन अथवा अवधाव के बाद मिट्टी और पत्थर हटाने के कार्य, कारोबार में रुकावट आने के बाद बिक्री और वेतन में हुई क्षति आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके परिणामस्वरूप समय पर की जाने वाली मरम्मत, विस्थापन और पुनर्निर्माण के कारण राष्ट्रीय संसाधन जिनका प्रयोग विकास कार्यों के लिए होना था, वह आपदा प्रबंधन की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। मंद गति से शुरू होने वाली आपदाएं मनुष्यों को बहुत धीमी गति से प्रभावित करती है और उनके प्रभाव लंबी अवधि तक के सूखे के रूप में और फसल की विफलता में प्रदर्शित होते हैं। समय बीतने के साथ यह स्थिति और भी खराब हो सकती है यदि पर्याप्त निवारण उपायों के बिना सूखा जारी रहता है। सूखा जैसी आपदा के कारण काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इससे भूमि के बड़े बड़े मैदानों में वन अपरोपण, मरुस्थल और मिट्टी का अवकर्षण की लंबी अवधि की समस्याएं, यदि वह पहले से ही व्याप्त हो तो इस आपदा को और अधिक बढ़ा देती हैं। ऐसी स्थिति में कृषि में गंभीर क्षति पहुंचती है और पीड़ित लोगों के बड़े बड़े समूह रोजगार के अवसरों की खोज में अन्यत्र प्रवास करने लगते हैं, जिससे पड़ोस के क्षेत्रों पर दबाव पड़ता है और गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो जाती है। समाज विरोधी गतिविधियां, जैसे कि अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से भी कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। कुपोषण भी अनियंत्रित हो जाता है। इस तरह आपदा सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों को विश्रृंखलित कर देती है। आपदाओं के बाद क्षति और राहत कार्य सामान्यतः विकास संबंधी गतिविधियों में रुकावट डालते हैं। आपदाओं की घटनाओं के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण विकास के लिए नियत किए गए मानव और वित्तीय संसाधनों को राहत और पुनर्वास के लिए कम से कम पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से व्यय करना पड़ता है। समाज के कमजोर वर्ग पर आपदाओं का प्रभाव सबसे अधिक गंभीर होता है
और यदि उनकी मृत्यु नहीं हुई हो अथवा उनको गंभीर चोटें नहीं भी लगी हो तो भी उनका जीवन खतरों से भरा होता है। उनकी थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें भी आपदाओं से नष्ट हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में वे जीविका की तलाश में शहरी केंद्रों में प्रवास के लिए चले जाते हैं, जो उनकी शहरी दुर्दशा को और भी कठिन बना देती हैं। शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग में बच्चे, गर्भवती स्त्रियां और दूध पिलाने वाली माताएं कमजोर और वृद्ध शामिल होते हैं, जिनकी ऐसी स्थिति में बहुत दुर्दशा होती है। ये आपदाएं देश की आर्थिक प्रगति और विकास को प्रभावित करती हैं। इसलिए आपदा संबंधी क्षतियों को कम करने वाले किन्हीं भी कार्यों को तर्कसंगत व वांछनीय ही नहीं बल्कि अनिवार्य समझा जाना चाहिए। यह सभी देशों पर लागू होता है कि सभी देशों को अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली आपदा प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना चाहिए और उनको बराबर कायम रखना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रभावी आपदा प्रबंधन द्वारा सभी देशों के विकास और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सहयोगी और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में राष्ट्रीय और विश्वव्यापी स्तरों पर इस प्रकार के संकटों को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए आपदा प्रशमन को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाना चाहिए। 1.6 आपदाओं का न्यूनीकरण करने के प्रयास। हालांकि हम समय समय पर घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, परंतु हम निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले संकटों का शमन अवश्य कर सकते हैं। प्रशमन का अर्थ ऐसे प्रयासों से है जो लोगों, संरचनाओं और सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं पर आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए किए जाते हैं। इन संकटों का न्यूनीकरण करने के लिए आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद की गई गतिविधियां उपयोगी होती हैं और इस तरह ये आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को परस्पर व्याप्त करती हैं। आपदा न्यूनीकरण गतिविधियां दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक। संरचनात्मक गतिविधियों में भौतिक उपाय शामिल होते हैं, जैसे बांधों, पुलों और आपदारोधी भवनों का निर्माण ताकि आपदाओं के समय संरक्षण मिल सके, और गैर संरचनात्मक गतिविधियां भूमि उपयोग योजनाओं का विकास, मंडलन नियम, प्रशिक्षण और चेतावनी देने से संबंधित होती हैं। प्रशमन बटा न्यूनीकरण योजना की सफलता के लिए इसमें सभी भागीदारों जैसे जनता, सभी स्तरों पर सरकार, गैर सरकारी संगठन, शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों और संचार माध्यमों का सहयोग आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिमाण को नई प्रौद्योगिकियों के उचित उपयोग, जागरूकता, प्रशिक्षण और जानकारी के द्वारा रोकथाम की संस्कृति और सहयोग की भावना की दोहरी नीतियां अपनाने से पर्याप्त मात्रा में कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए प्रशमन बटा न्यूनीकरण और रोकथाम दोनों ही घटकों को अपनाया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय शामिल किया गया है। इस प्रलेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब तक विकास की प्रक्रिया में आपदा प्रशमन बटा न्यूनीकरण को अंतर्निहित नहीं किया जाता, तब तक सत्य विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपदा न्यूनीकरण को विकास योजना में संस्थाकीय रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य सरकारें भी राज्य के स्तर पर इसी प्रकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित कर रही हैं। इस संबंध में मानव संसाधन विकास और उचित विधान द्वारा आवश्यक कानूनी रूपरेखा प्रदान की जा रही है। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में मनुष्यों के जीवन को बचाने और प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विश्वव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। 1990 से 2000 तक के दशक को प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, के रूप में घोषित किया गया था। इसकी योजना के अनुसार
यह प्रयास किया गया था कि सभी देशों को प्राकृतिक संकटों से उत्पन्न होने वाले खतरों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय आकलन तैयार करना चाहिए और उसे विकसित करना चाहिए। इन आकलनों को राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विकास और आपदा विकास प्रशमन की योजनाएं तैयार करते समय ध्यान में रखना चाहिए। सन 2000 में IDNDR कार्यक्रम के पूरा होने के बाद आपदा कम करने की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति ISDR अपनाई गई। ISDR का कार्यक्रम IDNDR के अंतर्गत प्राप्त हुए अनुभवों और परस्पर किए गए क्रियाकलापों से हुए लाभों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। IDNDR की मुख्य उपलब्धि नीति निर्धारकों और लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना थी। ISDR का उद्देश्य इस जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए उसे वास्तविक उन कार्य योजनाओं में बदलना है जो जागरूकता वृद्धि के प्रयास जारी रखने, सार्वजनिक प्राधिकरणों की वचनबद्धता सुनिश्चित करने, आपदा के प्रति जागरूक तथा आपदा प्रतिरोधी समुदाय सृजित करने पर केंद्रित हों और जिससे जीवन की क्षति और समाजार्थिक हानियां कम हो सके। 1.7 सारांश। इस इकाई में हमने प्राकृतिक आपदाओं के अर्थ और प्रकृति की व्याख्या की है। इस बात पर जोर दिया गया है कि आपदा सामान्यतः प्रभावित क्षेत्र की विकास प्रक्रिया को मंद कर देती है और इसका प्रभाव पड़ोसी क्षेत्रों में भी फैल जाता है। भारत में घटने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं बहुत संक्षिप्त में बताई गई है और इन घटनाओं की क्षेत्रीय और मौसमी रूपरेखा की भी व्याख्या की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रकार की प्राकृतिक आपदा को विस्तार से आगे आने वाली इकाइयों में विवेचित किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न आपदाओं के प्रभाव और उनको कम करने के प्रयासों की भी व्याख्या की जाएगी। रोकथाम, संस्कृति और सहयोग की भावना की दोहरी रणनीतियां प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में बहुत सहायक होती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।